मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के द्वितीय भाग दिशा की खोज के भाग 8 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 9 गृहदाद का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। चरित्रहीन प्राय समाप्ति पर था। नारी का इतिहास प्रबंध भी पूरा हो चुका था। पहली बार उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न इन्हें प्रकाशित किया जाए। भागलपुर के मित्रों की पुस्तकें भी तो छप रही हैं, उनसे ये किसी भी तरह हीन नहीं है। लेकिन किसको लिखूं? सौरीन को, सुरेन को, विभूति को या प्रमथ को? प्रमथ पर उसे सबसे अधिक विश्वास था, लेकिन कई वर्ष हो गए, उसका कुछ पता नहीं कलकत्ते में है भी या नहीं। वह कुछ निर्णय कर पाता कि अचानक एक संध्या को उसके घर में आग लग गई। नीचे के तल्ले में एक धोबी रहता था। जिस समय आग लगी सब सोए हुए थे। पड़ोसियों के आर्तनाद करने पर ही उसकी नींद खुली। देखकर हतप्रभ रह गया। आग काफी फैल चुकी थी। सबसे पहले उसने हिरणमयी देवी, कुत्ते और पक्षी को निरापद स्थान पर पहुंचाया। फिर कुछ अत्यंत दुर्लभ और नितांत प्रयोजनीय ग्रंथों और वस्त्रों को एक स्टील के ट्रंक में डाला और नीचे भागा। लेकिन आग तब तक ऊपर बढ़ आई थी। लकड़ी का घर धू धू करके जलने लगा था। यह देखकर उसने उस ट्रंक को फेंक दिया और छलांग मारकर नीचे कूद पड़ा और एक ओर खड़े होकर अग्निदाह को देखने लगा। उसके कई मित्र जो सामने के मैदान में बैठे हुए वायु सेवन कर रहे थे वहां आ गए। उन्होंने देखा शरद एकटक अपने जलते हुए मकान को देख रहा है। आकंठ सहानुभूति से भरकर एक मित्र ने कहा, शरदा, घर की चीजें तो वहीं रह गईं। लाइब्रेरी, तैलचित्र, पांडुलिपियां, सब कुछ नष्ट हो गया। निस्संग भाव से शरद ने उत्तर दिया, हो गया, अब क्या किया जा सकता है। एक विदेशी बंधु की पूरी लाइब्रेरी उसने थोड़े मूल्य पर खरीद ली थी। बड़े परिश्रम से घर को सजाया था। बड़ी साध से तैलचित्र तैयार किए थे। अभागिनी नारियों का इतिहास चरित्रहीन न जाने कितने वर्षों से लिखता आ रहा था। सब कुछ को उसने अपनी आंखों के सामने भस्म होते हुए देखा और मौन खड़ा रहा। बचा सका केवल कुछ पुस्तकों को, अपनी पत्नी को, पक्षी को और प्यारे कुत्ते को। उसी समय सहसा धोबी का आर्तनाद सुना। प्राणों के भय से वह अपनी बकरी खोलना भूल गया था। शरद तुरंत दौड़ा। किसी के निषेध की उसने परवाह नहीं की। जलते हुए घर में घुस गया। सभी लोग हाय हाय करने लगे, परंतु उसी क्षण आग और धुएं के कुंडल में से बकरी के बच्चे को छाती से चिपकाए हुए वह विद्युत गति से बाहर आ गया। ठीक इसी समय वह जलता हुआ घर बड़े जोर से टूटकर गिर पड़ा। फिर बचाने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। इस अग्निदाह के संबंध में भी अनेक व्यक्तियों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन इसकी सूचना देते हुए उसने अपने बचपन के प्रिय साथी प्रमथनाथ भट्टाचार्य को 2 पत्र लिखे थे। इससे पहले उसने उन्हें कभी लिखा हो, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। इन पत्रों से ही लगता है कि वह बहुत वर्षों बाद लिख रहा है। अग्निदाह के लगभग 1 महीना बाद उसने पहला पत्र लिखा। प्रमथ को सूचना दे रहा हूं कि मैं इस देश में बीच बीच में आता रहा हूं और भविष्य में भी आने की आशा रखता हूं। पिछली बार जब आया था तो 2 बार प्रमथ का ठिकाना चेष्टा करने पर भी न पा सका
और इसी कारण भेंट नहीं हो सकी। मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि 2 वर्ष पहले हृदय रोग से बहुत कष्ट पाया। आज भी संभवतः स्वस्थ नहीं हो सका हूँ, फिर भी पीड़ा कम है। 5 फरवरी की रात को मेरा घर द्वार सब जल गया। घर जल जाने से एक मुसीबत में पड़ गया हूँ। 1000-2000 की वस्तुएं तो थीं ही, एक बहुमूल्य पुस्तकालय तथा पांडुलिपि आदि सब नष्ट हो गए। मन में सोचा था कि इनको इस महीने के अंत में प्रेस में भिजवा दूंगा। किसके ऊपर भार रखूं, यह सोचने पर अनेक बार प्रमथ की बात मन में आई, लेकिन यह मन में नहीं हुआ कि वह शायद अभी कलकत्ते में है। आशा करता हूँ सब समाचार अच्छे हैं। मई माह में फिर कलकत्ता आऊँगा। 12 दिन बाद फिर दूसरा पत्र लिखा। प्रमथ, तुम्हारा पत्र पाकर आज ही जवाब लिखता हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ, जो मेरा स्वभाव जानते हैं उनके सामने इससे अधिक कुछ कहना व्यर्थ है। बहुत बार तुम्हें मेरी याद आई है, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि जिनको याद करने का कोई प्रयोजन नहीं है, वे भी जब याद करते हैं तब तुम तो करोगे ही। मेरे भाग्य विधाता ने मेरी समस्त शास्ति से बड़ी यही शास्ति जन्म से ही जान पड़ता है, मेरे भाग्य में लिखी है। आज यदि मैं यह सोच सकता कि मेरे सभी परिचित आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मुझे भूल गए हैं तो सुखी होता, शांति पाता। यह होने वाला नहीं है। जो मुझे याद करेंगे वे मेरी खोज लेना चाहेंगे, विचार करेंगे और बराबर मेरे पतन पर दुखी होकर दीर्घ निश्वास खींचेंगे और मेरे मर्मांतक दुख के बोझ को अक्षय कर देंगे। लोगों ने मुझसे क्या क्या आशा की थी, क्या नहीं पाया और क्या होने पर वे मुझको निष्कृति दे सकते थे, यह यदि मुझे बता सकते तो मैं चिरकाल तक उनका कृतज्ञ रहता। यदि तुम पुरानी बातें याद न दिला देते तो मैं यह सब न कहता। मैं मर गया हूँ, यही बात किसी दिन देख पाओ तो कहना। यह कहकर तुम दुखी मत होना, तुमसे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जान पड़ता है मेरा विचार करके गुरु भार लेना नहीं चाहोगे। इसी से कुछ और दिन जीवित रहने पर भी हानि होगी, ऐसा नहीं सोचता हूँ। तुम मेरे मित्र हो, शुभचिंतक हो, विचारक होकर मुझे दुख नहीं दोगे, यही आशा करता हूँ। मेरे बारे में जानना चाहते हो? संक्षेप में वह इस प्रकार है। शहर के बाहर मैदान के बीच में और नदी के किनारे एक छोटे से घर में रहता हूँ। नौकरी करता हूँ। 90 रुपये वेतन मिलता है और 10 रुपये भत्ता। दिल की बीमारी है। किसी भी क्षण बहुत पढ़ा है, लिखा है, कुछ भी नहीं। पिछले 10 वर्षों में शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास पढ़ा है। शास्त्र भी कुछ पढ़ा है। आग से मेरा सब कुछ जल गया। पुस्तकालय और चरित्रहीन उपन्यास की पांडुलिपि भी। नारी का इतिहास करीब 400-500 पृष्ठ लिखा था, वह भी जल गया। इच्छा थी इस वर्ष छपवाऊंगा, मेरे द्वारा कुछ हो यह शायद संभव नहीं, इसीलिए सब कुछ स्वाहा हो गया। फिर कुछ करूंगा ऐसा उत्साह नहीं हो रहा है। चरित्रहीन 500 पृष्ठों में प्रायः समाप्त हो चला था। सब कुछ गया। तुम्हारे क्लब की बात सुनकर अत्यंत आनंद हुआ। किसी भी तरह हो, बीच बीच में लिखते रहा करो। स्वयं ही कुछ करना अच्छा है। आज के फैशन के युग में यह बात भूलना उचित नहीं है। तुम्हारा जैसा स्वभाव है, उससे तुम जो इतने लोगों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित हो गए हो, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हमारी पुरानी साहित्य सभा की एकमात्र सदस्य निरुपमा देवी ही साहित्य सेवा कर रही हैं और सबने छोड़ दिया है। यही ना, मेरी कोई पुरानी रचना मेरे पास नहीं है। कहाँ है या नहीं, कुछ नहीं जानता, जानना चाहता भी नहीं। एक और समाचार तुम्हें देना बाकी है। लगभग 3 वर्ष पहले हृदय रोग के प्रथम लक्षण प्रकट हुए थे। तब मैंने तैल चित्रांकन शुरू किया था, पढ़ना छोड़ दिया था। इन 30 वर्षों में बहुत से चित्र इकट्ठे हो गए थे।
वे भी खत्म हो गए। अंकन का केवल समान भार रह गया है। अब मुझे क्या करना उचित है? यदि यह बता दो तो तुम्हारे कहने के मुताबिक कुछ दिन चेष्टा कर देखूंगा। नावेल, हिस्ट्री या पेंटिंग, कौन सा फिर शुरू करूं? पत्र उसने इससे पहले भी लिखे होंगे, पर केवल 2 पत्रों को छोड़कर उनका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। उसके जीवन में नए युग का सूत्रपात प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं 2 पत्रों से होता है। पहला पत्र दिसंबर 1902 का पत्र मामा गिरीन्द्रनाथ के नाम तथा दूसरा पत्र फरवरी 1908 का पत्र विभूति भूषण भट्ट के नाम। पिछले 9 वर्षों में उसके चारों ओर जो रहस्यमय वातावरण बन गया था वह जैसे अब दूर होने लगा। उसके मन में यह विचार पैदा हुआ कि मेरी पुस्तकें भी छप सकती हैं। बड़ी दीदी का 5 वर्ष पूर्व जैसा अपूर्व स्वागत हुआ था, रविंद्रनाथ ने जिस प्रकार उसकी प्रशंसा की थी, उससे निश्चय ही उसके मन से हीनता की भावना दूर हो चली थी। आत्मविश्वास जाग आया था। इस पत्र में उसने चाय की दुकान खोलने की चर्चा की है, वह सत्य है। एक दिन अचानक उसने दफ्तर के अपने साथियों से कहा, मैंने एक चाय की दुकान खोली है। साथी उसकी ओर देखते रह गए। सपनों की दुनिया में रहने वाला यह आवारा व्यक्ति क्या दुकान खोलेगा? अविश्वास के स्वर में एक मित्र ने पूछा, क्या सच? देखना है तो चलो। दफ्तर बंद हो जाने के बाद आग्रहपूर्वक वह 2-4 मित्रों को अपनी दुकान पर ले गया। घर के पास एक लकड़ी के मकान में सचमुच चाय की दुकान थी। एक मित्र ने कहा, शरद बाबू, अब आप नौकरी छोड़ दीजिए। चाय की दुकान पर स्वयं न बैठने से 2 दिन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शरद ने उत्तर दिया, नहीं रे, बैठना नहीं होगा। जानते हो मैंने क्या बंदोबस्त किया है? 1 टीन दूध में कितनी चीनी मिलानी होगी, उससे कितने प्याले चाय तैयार होगी, यह सब मैंने ठीक कर लिया है। सवेरे दूध का 1 टीन खरीद दूंगा। सारा दिन जितना दूध खर्च होगा, संध्या को उसी के हिसाब से पैसे ले लूंगा। यह गणित कहने में जितना सरल था, व्यवहार में उतना ही कठिन प्रमाणित हुआ। वह दुकान बहुत जल्दी समाप्त हो गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 9 का वाचन। अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 10, हाँ अब मैं फिर लिखूंगा, का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। गृहत्याग के बाद वह कलकत्ता आया। साथ में पत्नी थी और उसका प्यारा कुत्ता। अब वह कुत्ता लिए कलकत्ता की सड़कों पर प्रगट रूप में घूमता था। छोटी दाढ़ी, सिर पर अस्त व्यस्त बाल, मोटी धोती, पैरों में चट्टी, बदन पर चाइना कोट। कोई भी देखकर बता सकता था कि यह व्यक्ति शहरी नहीं है। इस बार खोज खोज कर उसने मित्रों से भेंट की। सौरेंद्र मोहन मुखर्जी भारती का संपादन कर रहे थे। वह उनसे मिलने के लिए गया। कलकत्ता छोड़ने के बाद यह शायद उसकी पहली भेंट थी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा सुना। शरत ने कहा, चिकित्सा के लिए मैं कलकत्ता आया था, तुम्हारी बहुत खोज की, लेकिन भेंट न हो सकी। सौरेंद्र मोहन ने कहा, तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? समझ में नहीं आता? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिखने से बंगला साहित्य की कितनी समृद्धि होगी। तुम्हारे भाग्य में महान होना लिखा है। भारती में जब बड़ी दीदी छपी थी तो बहुत शोर मचा था कि वह रविंद्रनाथ की रचना है। उन्होंने विस्तार से वह कहानी पढ़ सुनाई। यह भी बताया कि रविंद्रनाथ ने क्या कहा था। शरद जानता न हो यह बात नहीं, लेकिन विश्वस्त रूप में एक मित्र के मुख से सुनना और ही बात है। बोला, जहां जा पड़ा हूं और रोजगार की चेष्टा में जिस प्रकार फंस गया हूं, उससे अब मन टूट गया है। मुखर्जी महोदय बड़े आग्रह के साथ उसे घर ले गए।
मामा उपेंद्रनाथ गांगुली, एक युवक साहित्यिक फणींद्रनाथ पाल तथा और कई व्यक्ति भी आ जुटे थे। काली पूजा का पर्व था। दोपहर के 2 बज चुके थे। घर के बच्चे आतिशबाजी लेकर धमाचौकड़ी मचा रहे थे, लेकिन शरत ने सौरेंद्र मोहन से कहा, एक बार बड़ी दीदी पढ़ो तो सुनूंगा। ठीक याद नहीं क्या कहानी लिखी थी। उसके बाद बैठक में बिछे तख्तपोश पर लेट गया और बोला, तुम पढ़ो, मैं सुनता हूँ। सौरेंद्र मोहन कहानी पढ़ने लगे। सुनते सुनते शरत अभिभूत हो उठा, आंखों में पानी भर आया। बीच बीच में बोल उठता, रुको रुको, क्या यह मेरा ही लिखा हुआ है? बहुत खराब तो नहीं लिखा है। सुनकर मन भर आया। यह कहानी मैंने अपने ही हाथ से लिखी है, आश्चर्य होता है। मुखर्जी बोले, यही तो, लोग ऐसा लिख पाते हैं। वे ही यदि लिखना छोड़कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, तब उनका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम अगर नहीं लिखोगे तो मैं समझता हूं कि आत्महत्या करोगे। रविंद्रनाथ ने कहा था, तुम यदि नहीं लिखते तो निष्ठुरता ही होगी। कहानी में जिस जगह रोगशैया पर लेटे हुए सुरेंद्रनाथ ने अपनी स्त्री शांति की दीवार पर टंगी हुई अपनी छवि दिखाकर कहा था, यह तस्वीर अगर 4 ब्राह्मणों के द्वारा नदी के किनारे जला सको, नाम की कीमत समझने के लिए। उस स्थान पर जब मुखर्जी पढ़ रहे थे, तब आंखें बंद किए शरद पागलों की तरह उठ बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, रुको। उसे कंठावरोध हो आया था। कई क्षण वह चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, अब पढ़ो। मुखर्जी ने फिर पढ़ना शुरू किया। वह लेट गया और लेटे लेटे आंखें बंद किए उसने बाकी कहानी सुनी। समाप्त होने पर बोला, अच्छा तो लिखा है, हाँ, अब मैं फिर लिखूंगा। तुम लोगों का विश्वास है कि मैं अच्छी कहानी लिखता हूं। मुखर्जी बोले, फणींद्र पाल ने इस वर्ष बीए पास किया है, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता। यमुना नाम की एक पत्रिका निकालने का विचार कर रहे हैं। उसी के संपादन में जीवन समर्पण कर देने की कामना है। इनके पत्र में तुम्हें लिखना होगा। शरद बोला, हाँ लिखूंगा, यदि तुम लोग भी लिखो। तुम लोग यानी निरुपमा, सुरेन, गिरीन, विभूति, तुम्हारी छोटी बहन और उपेन, तब मैं भी अवश्य लिखूंगा। मैंने एक अद्भुत रचना लिखी थी, नारी का इतिहास। लगभग 500 पन्ने फुल स्केप साइज के थे। घर जल जाने पर सब राख हो गया। कहानी नहीं थी, लेकिन गल्प उपन्यास से भी बहुत अधिक रोचक थे। अनेक इतिहास और पुरातत्व की पुस्तकें तथा अनेक जीवनियों का अनुशीलन करके उसे लिखा था। उसके भस्मासात हो जाने पर मन को बड़ी चोट लगी है। मुखर्जी ने कहा, क्या कुछ भी याद नहीं? शरत बोला, कुछ कुछ याद है। मुखर्जी ने कहा, जितना याद है उसी के आधार पर लिखना शुरू कर दो। शरत बोला, लिखूंगा। एक और कहानी लिखी है, वह प्रकांड उपन्यास होगा। चौथाई हिस्सा लिखा पड़ा है, वह भी तुमको पढ़ने को दूंगा। कहानी का नाम है चरित्रहीन। यदि उसे पूरा कर सका तो वह एक नई चीज होगी। 2-3 महीने बाद फिर एक बार कलकत्ता आना ही है, साथ लेता आऊंगा। यदि नारी का इतिहास लिख सका तो उसको भी लेता आऊंगा। इस बार आकर कुछ दिन कलकत्ता रहूंगा। चरित्रहीन के कुछ पृष्ठ वो अपने साथ लाया भी था। उस समय साहित्य पत्रिका की बड़ी धूम थी। समाजपति महोदय उसके संपादक थे। वे पृष्ठ लेकर शरद उपेंद्र मामा के साथ उनसे भी मिला। फणींद्रनाथ से भी चर्चा हुई, लेकिन अभी तक उसकी पूरी रूपरेखा स्पष्ट नहीं हुई थी। शरद स्वयं भी कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका और फिर से लिखने का आश्वासन देकर वह रंगून लौट गया। आने से पूर्व इस बार बहरामपुर जाकर विभूति भूषण भट्ट और निरुपमा देवी से भी मिलना वह नहीं भूला। शीघ्र ही छुट्टी लेकर वह फिर कलकत्ता आया। यद्यपि मित्रों से परिचय हो गया था, लेकिन इस बार भी वह किसी के पास नहीं ठहरा। वहीं ठहरा
जहाँ भले आदमी नहीं ठहरा करते। पिछली बार वह हावड़ा के एक वेश्यालय में ठहरा था। खोजते खोजते जब मामा उपेंद्रनाथ वहाँ पहुँचे तो देखा पास ही एक मकान में शीशे के सामने खड़ी एक स्त्री बाल संवार रही है। उसी से पूछा, क्या यहाँ कोई शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ठहरे हैं? वे रंगून से आए हैं। स्त्री ने उत्तर दिया, ओह, दादा ठाकुर के बारे में पूछते हैं? वे हैं ऊपर। यह जो जीना है इससे आप ऊपर चले जाएं, सामने ही मिलेंगे। ऊपर जाकर उपेंद्रनाथ ने देखा कि शरद चरित्रहीन लिखने में व्यस्त है। बहुत दिनों बाद फणींद्रनाथ पाल ने लिखा, उस दिन की बात याद आती है। श्रीयुत उपेंद्रनाथ गंगोपाध्याय ने सूचना दी, शरद कलकत्ता आया है। कल वह मेरे घर आया था। कहाँ ठहरा है बताकर नहीं गया। उसे कैसे खोजा जाए इस पर बहुत सोचा। जो भी हो, अंततः हमने उसे खोज ही लिया। इस बार वह चरित्रहीन की पांडुलिपि साथ लेकर आया था। बादामी रंग के फुल स्केप नाप के कोई 70-80 पृष्ठ होंगे। मुखर्जी से उसने कहा, पढ़कर देखो, चल सकता है या नहीं। प्रकांड उपन्यास होगा। तुम लोगों की राय जानने के बाद ही इसे पूरा करूंगा। अभी तक तो कथा में नायिका का प्रवेश ही नहीं हुआ। इसकी नायिका किरणमयी है। यह एक नई चीज होगी। ये पृष्ठ उसने यमुना के संपादक फणींद्रनाथ पाल को भी पढ़कर सुनाए थे। सुनते सुनते पाल महाशय तन्मय हो उठे और बार बार उसे पूरा करने का अनुरोध करने लगे। कहा, मैं इस उपन्यास को निश्चय ही यमुना में प्रकाशित कराना चाहता हूँ। भारतीय और साहित्य के संपादकों से भी उसके प्रकाशन की चर्चा हुई। किसी कारणवश उस समय साहित्य के संपादक उसे स्वीकार नहीं कर सके। भारती का दावा सबसे पहला था, क्योंकि प्रकाश में आने वाली उसकी एकमात्र रचना बड़ी दीदी उसी में छपी थी। कहना चाहिए कि भारती के संपादक सबसे पहले शरद को प्रकाश में लाए थे। मुखर्जी महाशय ने चरित्रहीन के वे अंश स्वयं पढ़े और फिर स्वर्ण कुमारी देवी को दिए। वह तो पढ़कर गदगद हो उठी। बोली, रचना चमत्कार है, लेकिन पूरी पढ़ लेने पर ही कुछ कहा जा सकेगा। उसके बाद मुझे देना, मैं इसके लिए 100 रुपये पेशगी दे सकती हूँ। इस प्रस्ताव से शरद तनिक भी उत्साहित नहीं हुआ। कहा, यह रचना जल्दी में पूरी नहीं हो सकती। मैं खूब सोच सोच कर लिखता हूँ, लेकिन किरणमयी की कथा जब लिखी जाएगी तब क्या यह रचना महिला द्वारा संपादित पत्रिका में प्रकाशित करने योग्य रह जाएगी? शायद नहीं। अब केवल यमुना ही शेष रह गई थी। निश्चय हुआ कि इसे धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया जाए। फणींद्रनाथ पत्रिका की पृष्ठ संख्या बढ़ाने के लिए राजी हो गए, लेकिन अभी तो रचना पूरी नहीं हुई थी। इसलिए यमुना में उसकी एक पुरानी कहानी बोझा प्रकाशित हुई। बड़ी दीदी के बाद उसके नाम से किसी पत्र में प्रकाशित होने वाली उसकी यह सर्वप्रथम रचना थी, लेकिन इसके लिए भी उससे किसी ने पूछा नहीं। सुरेंद्रनाथ से लेकर सौरेंद्र मोहन ने यह रचना यमुना के लिए दे दी थी। इस बात से शरद बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत अपने मित्रों को लिखा, अब बिना मेरी अनुमति के मेरी कोई पुरानी रचना प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। वह अपनी पुरानी रचनाओं को अच्छा नहीं समझता था और उसके मित्र उन्हें प्रकाश में लाने के लिए कटिबद्ध हो चुके थे। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि 5 वर्ष पूर्व बड़ी दीदी के प्रकाशन के अवसर पर वे सब लोग क्यों चुप रहे। न तो उन्होंने शरद की तलाश की और न स्वयं शरद ने ही लिखने की चेष्टा की। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़ी दीदी के अभूतपूर्व स्वागत और रविंद्रनाथ की प्रशंसा की बात सुनकर भी नई रचनाएं लिखने या पुरानी छपवाने की प्रवृत्ति उसमें नहीं जागी। ऐसा लगता है कि तब तक वह भी अपने लेखन के बारे में आश्वस्त नहीं हो पाया था। संभवतः रविंद्रनाथ द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर उसके मन में उनके जैसा लिखने की प्रवृत्ति और भी सघन हो उठी। कुछ दिन पूर्व ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और उनकी इस अभूतपूर्व ख्याति ने देश का मस्तक ऊंचा किया था। शरद के सामने वही ऊंचा लक्ष्य रहा होगा। चरित्रहीन की रचना के पीछे
साधना का जो इतिहास है वह उसकी इस कामना का साक्षी है। इस बार कलकत्ता आने के बाद उसका अज्ञातवास प्रायः समाप्त हो चुका था और वह अपरिचय के अंधकार से बाहर आ गया था। होनहार लेखक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसने नौकरी छोड़ देने का विचार कर लिया। कहा, यदि लिखने से 100 रुपये मासिक का भी प्रबंध हो सकता है तो मैं नौकरी छोड़कर कलकत्ता आ बसूंगा। भारती की संपादिका स्वर्ण कुमारी देवी और यमुना के संपादक फणींद्रनाथ पाल इतना प्रबंध करने के लिए सहमत हो गए। पाल महाशय शरद के पूर्ण भक्त हो गए थे। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसकी माँ भी उससे स्नेह करने लगी थी। सामने बिठाकर खाना खिलाती थी। अपनी माँ की मृत्यु के 15-16 वर्ष बाद उसे ऐसा प्यार मिला था। उसने कहा, फणींद्र, तुम्हारी माँ के रूप में मानो मैंने अपनी माँ का स्नेह फिर पा लिया। उसके रंगून लौट जाने पर जब उसकी बीमारी की सूचना मिली तो माँ कुशल समाचार पाने को बड़ी व्यग्र हो उठी। तब फिर शरत ने फड़ी को लिखा, आपकी माता मेरे बारे में पूछताछ करती हैं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनसे कह दें मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरे बारे में पूछताछ करने वाला संसार में एक प्रकार से कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई मेरे बारे में भला बुरा जानना चाहता है तो सुनकर हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे जैसे हतभाग्य संसार में बहुत ही कम हैं। इसके कुछ दिन बाद ही उसने रंगून से अपने मित्र प्रमथनाथ को एक पत्र लिखा। उससे भी स्पष्ट होता है कि उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया था और नियमित रूप से लिखने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। उसने लिखा, प्रमथ, एक अहंकार की बात कहता हूँ, माफ करना। यदि करो तो कहूँ। मुझसे अच्छे उपन्यास और कहानी रवि बाबू को छोड़कर और कोई नहीं लिख सकेगा। जब यह बात समझ लो उसी दिन मुझसे लिखने के लिए कहना, उससे पहले नहीं। तुमसे मेरा यही अनुरोध है। इस विषय में मैं किसी की झूठी खातिरदारी नहीं चाहता, सच्ची चाहता हूँ। मामा उपेंद्रनाथ को और भी स्पष्ट शब्दों में लिखा, मुझसे अच्छा मर्मज्ञ आज के युग में एक रवि बाबू को छोड़कर और कोई नहीं है। यह मत सोचना कि मैं गर्व कर रहा हूँ, लेकिन चाहे मेरी निर्भरता कहो चाहे गर्व ही कहो, मेरी धारणा यही है और उसकी यह धारणा अंत तक बनी रही। बहुत वर्षों बाद कथा शिल्पी शरचंद ने कहा था, मेरी उम्र हो गई, रविंद्रनाथ की भी उम्र हो गई। बीच बीच में आशंका होती है कि इसके बाद बंगला भाषा के उपन्यास साहित्य का स्थान शायद नीचा हो जाए। इसी समय बंगला साहित्य जगत में एक क्रांतिकारी घटना का सूत्रपात हुआ। सूचना प्रसारित हुई कि शीघ्र ही भारतवर्ष नाम का एक पत्र प्रकाशित होने जा रहा है। सुप्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्रलाल राय उसके संपादक मनोनीत हुए और उसका वार्षिक मूल्य रखा गया 6 रुपये। उस समय तक किसी भी पत्रिका का वार्षिक मूल्य 3 रुपये 6 आने से अधिक नहीं था। अपने मूल्य मात्र से ही भारतवर्ष ने विस्मय और कौतूहल पैदा कर दिया। कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता में इवनिंग क्लब के नाम से एक सांध्य समिति स्थापित हुई थी। इसके सभापति थे द्विजेंद्रलाल राय और संपादक पद पर प्रतिष्ठित हुए प्रमथनाथ भट्टाचार्य। प्रसिद्ध प्रकाशक गुरुदास चट्टोपाध्याय एंड सन्स के मालिक श्री हरिदास चट्टोपाध्याय इसके प्रधान सभ्य और पृष्ठपोषक थे। दूसरे सदस्यों में अनेक गणमान्य विद्वान थे। प्रमथ ने प्रस्ताव किया कि समिति की ओर से एक पत्रिका प्रकाशित की जाए। अध्यक्ष द्विजेंद्रलाल राय ने कहा, लेकिन इससे तो क्लब की हानि होगी। जब सदस्य संख्या 100 तक सीमित हो तब पत्र निकालना मूर्खता है। दूसरे सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया, किंतु प्रमथ बाबू तो हठी थे। न सही क्लब की ओर से, लेकिन पत्र तो निकल सकता है। बस उन्होंने निश्चय किया कि राय महोदय के संपादकत्व में भारतवर्ष नाम का एक पत्र प्रकाशित किया जाए
उन्होंने अपने सहपाठी और मित्र श्री हरिदास चट्टोपाध्याय को शामिल होने के लिए राजी कर लिया। विश्वास दिलाया कि यदि शरद को लिखने के लिए विवश करने में सफल हो गया तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, कोई दूसरी पत्रिका इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। शरद की लेखनी में जब उसके मित्रों को इतना विश्वास था, तब यदि उसके मन में रविंद्रनाथ के जैसा लिखने की भावना पैदा हुई तो स्वाभाविक ही है। प्रमथ उसके परम मित्र थे और उनके दल के पास धन भी था। इस बात से फणींद्रपाल डर गए। शरद यदि भारतवर्ष में लिखने लगा तो यमुना का क्या होगा? क्या वह बिना पैसा लिए यमुना में लिख सकेंगे? शरद को जब इस बात का पता लगा तो उसने फड़ी को विश्वास दिलाया कि वह यमुना में लिखेगा, पैसे का गुलाम नहीं होगा। भारतवर्ष का तो प्रकाशन भी अभी नहीं हुआ है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 10 हाँ मैं फिर से लिखूंगा का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के शेषांग को आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।